अभी तक आपने देखा इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र को रात में जो सपने आते थे उनमें से अधिकांश सपने सच के काफ़ी निकट होते थे। लेकिन उस रात उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसे हिला कर रख दिया। उसने सुबह 4 बजे अपनी मौत का सपना देखा जिसे देखकर वो विचलित हो गया। क्या होगा आगे? क्या अनुराग उसका साथ देगा? क्या पुष्पेंद्र का सपना इस बार भी सच हो जाएगा? क्या परिणाम होगा? यह सब आप इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र के इस अंतिम भाग में देखेंगे। रात के लगभग 4 बजे पुष्पेंद्र बौखला कर उठ गया। वो पसीने से नहाया हुआ था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। अनुराग की नींद भी खुल गई। क्या हुआ पुष्पेंद्र? क्या फिर कोई सपना देखा? बहुत भयानक सपना देखा मेरे यार। अभी तक पूरे शरीर में सिहरन हो रही है। ऐसा क्या देखा तुमने? अनुराग मेरे यार, मैंने अपनी मौत का सपना देखा है। मेरे सपने तो वैसे भी सच होते हैं और सुना है सवेरे का सपना तो हमेशा ही सच होता है। बेकार बातें मत कर। सपना तो सपना ही होता है, कुछ नहीं होगा मेरे यार को। तू ऐसे ही 100 साल तक हंसता हंसाता रहेगा और हम लोगों का मनोरंजन करता रहेगा। बेटा, सपने की डार्क साइड ये है कि तू भी मेरे साथ है। हम दोनों किसी अज्ञात स्थान पर हैं। हमें बहुत से बदमाशों ने घेर रखा है। हम दोनों बंधे हुए हैं और सामने 2 बदमाश AK-47 लिए हम पर निशाना लगा रहे हैं। क्या तो क्या उन लोगों ने गोली चलाई? यार, इससे पहले कि वह लोग गोली चलाएं, बौखला कर मेरी नींद खुल गई और सपना टूट गया। अबे यार, ठीक है। तो आज से 1 साल के लिए मैं तुमसे दोस्ती स्थगित करता हूँ। ना मैं तेरे साथ रहूंगा, ना मुझ पर कोई आँच आएगी। कौन सा रहेगा तेरे साथ? अनुराग, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि मैं तुझ पर अपना साया भी न पड़ने दूं। देख, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। ले दे के एक मामी है, वो मुझे प्यार तो बहुत करती है, लेकिन शायद वो मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त कर ले। पुष्पेंद्र, तू बकवास मत लगाया कर। क्या हेमंत, राजेश वो तेरे अपने नहीं है? क्या वो तुझे प्यार नहीं करते? क्या पूजा तुझे अपना भाई नहीं मानती? क्या मेरी माँ तुझे मुझसे अधिक प्यार नहीं करती? सॉरी यार, गलती हो गई। लेकिन तूने ऐसी बात कही ही क्यों? अब तो मैं कुछ महीने तक साय के तेरे तेरे साथ रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे दोस्त का बाल बांका कर सकता है। उसी समय पुष्पेंद्र को नेहा का फोन आया। मैं IG कपूर साहब की बेटी नेहा बोल रही हूँ। सर, मैं और मेरी फ्रेंड्स आज शाम 4 बजे मैफेयर रेस्टोरेंट में आपका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। अरे, क्या किया है मैंने जो आप लोग मेरा स्वागत करना चाहती हैं? वो तो मेरी ड्यूटी में शामिल था जो मैंने किया। बेकार खर्चा करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, सब कुछ निश्चित कर लिया गया है। मेरी सहेलियों ने पूरा प्रोग्राम बना लिया है। हम ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं। अब आप ना नहीं कह सकते। ये कहकर नेहा ने फोन काट दिया। अब तू क्या करेगा? क्या जाएगा नेहा से मिलने? यार, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत बड़े अधिकारी की बेटी है, साथ में बहुत सुंदर भी है। जाना तो बनता है। हो सकता है कि तुम्हें नेहा के रूप में अपनी भाभी मिल जाए। अच्छा, तो मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तू हरगिज अकेला नहीं जाएगा। भैया, मान जा मेरी बात। तुम देख रहे हो कैसे मेरे सपने सच होते हैं, फिर भी मेरे साथ चलना चाहते हो। प्लीज मान जाओ। इस गिरह को टल जाने दो, फिर हम सब खूब साथ घूमेंगे। पप्पू, मैं तेरे दिमाग से इस अंधविश्वास को निकाल देना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। कुछ नहीं होगा, ना तुझे ना मुझे। नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कह दिया सो कह दिया। ठीक है, भैया होनी को कौन टाल सकता है। वैसे भी हो सकता है नेहा के साथ आई सहेलियों में से तुझे कोई पसंद आ जाए और मुझे मेरी भाभी मिल जाए। नहीं पप्पू। अनुराग थोड़ा गंभीर होते हुए बोला। इस जन्म का प्यार मैं कर चुका हूँ, अब और नहीं हो पाएगा। कहते हुए अनुराग अपने बटुए में रखी किसी की तस्वीर देखने लगा। उसके चेहरे पे एक उदासी सी आ गई थी। क्या बेटा, ये क्या बात हुई? इतना बड़ा राज छुपाए रखा, और वो भी मुझसे?
दिखा, फोटो दिखा, चल। नहीं यार, कहते हुए अनुराग ने फोटो अपनी जेब में रख ली। फिर कभी दिखाऊंगा। चल, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन वो फोटो एक दिन मैं देख के ही मानूंगा। तो ठीक है, 3:45 तक तैयार हो जाना। देखते हैं कैसा स्वागत समारोह करती है नेहा हमारा। मैफेयर होटल काफी पुराना बना हुआ था, जिसका उसके मालिकों ने हाल ही में पुनर्निर्माण किया था। क्योंकि होटल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल निकट था, इसलिए वहां कम उम्र के लड़के लड़कियों का जमावड़ा रहता था। पुष्पेंद्र और अनुराग कॉलेज टाइम के बाद पहली बार मैफेयर होटल आए थे। अनुराग ने पुष्पेंद्र से कहा, यार इस होटल का तो काया पलट हो गया। चल अंदर चलकर देखते हैं क्या क्या बदला है। स्टेज तो नहीं तोड़ दी इन बदमाशों ने, जिस पर चढ़कर हम लोग अपनी भड़ास निकाला करते थे। होटल के अंदर फर्श चमचमा रहे थे, दीवारों पर वॉलपेपर लगाए गए थे और पूरा फर्नीचर बदल दिया गया था। स्टेज वैसी ही थी, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा था, धीमा धीमा संगीत बज रहा था और बीच में एक लड़का और लड़की डांस कर रहे थे। नेहा और उसकी फ्रेंड्स ने बीच में 3-4 मेज जोड़कर और उसकी चारों ओर कुर्सियां डाल रखी थी, जिन पर वो लोग बैठी हुई थी। पुष्पेंद्र को देखकर सभी खड़ी हो गई। फर्श इतना चिकना था, चलते चलते पुष्पेंद्र फिसलने को हुआ। बड़ी मुश्किल से अनुराग ने उसे गिरने से बचाया। क्या कर रहा है, संभल के चल। इज्जत का भाजी पाला करवाएगा क्या? देख सभी लड़कियां हंस रही हैं। पुष्पेंद्र हल्का सा झेपा, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, ये जो आप लोगों ने अभी अभी देखा, वो मेरा आप लोग को हंसाने का एक प्रयास था। नेहा और उसकी मित्रों ने पुष्पेंद्र को बुके देते हुए कहा, पता है जेम्स बॉन्ड 007 हम आपके कारनामे देख चुके हैं। आइए, आपका आपके मित्र के साथ स्वागत है। आपके मित्र तो आपसे भी अधिक चुस्त और दुरुस्त है। ये भी पुलिस में है क्या? नहीं, मेरा मित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। हम दोनों इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ऊपर से टॉप करता था और मैं नीचे से, इसलिए ये बहुत बड़ा अधिकारी बन गया और मैंने बहुत सी नौकरियां छोड़ने के बाद अब पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। इसके बातों में मत जाइएगा, ये तो बेकार में मेरी प्रशंसा कर रहा है। पुष्पेंद्र ने नेहा से कहा, क्या बस इतना ही सम्मान करना था? अरे भाई, कुछ खिलाना पिलाना नहीं है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मंगवाओ जो भी तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि पेमेंट तो तुम्हें ही करना है। भाई सीधी सी बात है, हम लोगों में से तो कोई कमाता नहीं है, कमाने वाले तो तुम दोनों ही हो। मंगाओ जो चाहो और हमें भी खिलाओ हमारे मनपसंद डिशेस। भाई वाह, ये खूब रहा। ऐसा सम्मान तो हमने आज तक नहीं देखा, जो अपनी ही जेब पर भारी पड़ जाए। चलो खैर, मंगवाते हैं। उसी समय होटल में थोड़ा सन्नाटा हो गया और एक आवाज गूंजने लगी, लोनी 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 भाई, लोनी भाई। सबने घूमकर देखा, एक खतरनाक सा दिखने वाला दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ रोनी होटल में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसकी गुंडा पार्टी थी। कुछ लोग उसे देखकर बिना खाए पिए बाहर जाने लगे। नेहा ने उसे देखकर कहा, तो ये है रोनी? शक्ल सूरत से तो बिल्कुल गुंडा मवाली लग रहा है। सहेलियों ने कहा, क्या हम लोगों को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए? उस पर नेहा ने जवाब दिया, अरे हम क्यों निकलेंगे, हमारे साथ तो डैशिंग डायबोलिक इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र अनुराग हैं। पुष्पेंद्र ने मन ही मन सोचा, आज ये लड़कियां जरूर मुझे पिटवाएंगी। पुष्पेंद्र ने कहा, अरे छोड़ो, ये जरूर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा, अब मुझे इसकी ठुकाई करनी पड़ेगी। सारी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। चलो, पास ही एक नया कैफेटेरिया खुला है, वहां चलते हैं। तभी कुछ ऐसा हुआ, चिकनी फर्श पर रोनी फिसल के धड़ाम से चारों खाने चित्त जा गिरा। सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। म्यूजिक बंद करा के मैनेजर दौड़ता हुआ वहां आया। रोनी ने उठकर सभी लड़कियों को घूम कर देखा। कौन कौन हंसा था? मैनेजर बीच में बोल उठा, अरे छोड़िए भाई इनको, आपके बारे में मालूम नहीं है इनको। रोनी ने मैनेजर को धक्का देते हुए कहा, अरे जाओ, तुम एक कुर्सी का इंतजाम करो।
मैं हसीनाओं के हंसने का बुरा नहीं मानता। मैं यहीं इन हसीनाओं के साथ बैठूंगा। पुष्पेंद्र को सुबह देखा हुआ सपना याद आ गया, इसलिए वो काफी जब्त से काम ले रहा था। उसने कहा, आओ रोनी, बैठो। क्या लोगे तुम? वही खाएंगे जो ये नमकीन लड़कियां प्यार से खिलाएंगी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारे शहर में इतनी ब्यूटी है। फिर नेहा का हाथ पकड़कर बोला, कहाँ से पाई है तुमने इतनी ब्यूटी? आओ चलो, मेरे साथ स्टेज पर डांस करेंगे। अनुराग को अपनी शक्ति और पुष्पेंद्र के होने के कारण इतना आत्मविश्वास था कि उसने रोनी का हाथ झटक कर चुटकी बजाकर कहा, चलो चलो उठो, उठो और भागो यहाँ से। पुष्पेंद्र ने अनुराग का हाथ दबाकर फुसफुसाकर कहा, रहने दे यार, सुबह का सपना भूल गया क्या? लेकिन रोनी के लिए इतनी बेइज्जती काफी थी। रोनी गुस्से में मुट्ठी भींचकर खड़ा हो गया और चीख कर बोला, साले, मरना चाहता है क्या? अभी तू जानता नहीं कि मैं कौन। अनुराग ने तुरंत हंसते हुए नेहले पर दहला जड़ दिया। हाँ हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। तेरी शक्ल सूरत से तू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तो लगता नहीं। कौन है बे तू? अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन। ये कहकर रोनी वहां से चला गया। रोनी ने मंच पर जाकर लाउड स्पीकर पर कहा, होटल से जाने वाले और आने वाले तमाम गेट बंद कर दो। अब न कोई अंदर से बाहर जाएगा और न कोई बाहर से अंदर आएगा। फिर अनुराग को इशारा करके रोनी ने कहा, यहाँ आ, तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। थोड़ी देर में ही होटल में गहरी टेंशन और शांति छा गई। अनुराग भी गुस्से में उठने लगा, लेकिन पुष्पेंद्र ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। गुस्सा मत कर यार, इसीलिए मैं यहाँ से दूसरे कैफेटेरिया में जाने की बात कर रहा था। अब कौन लगे इन बदमाशों के मुंह? अनुराग, ये इंटरनेशनल माफिया सरमीजिया ग्रुप के चेयरमैन जिग्ना का नालायक कुपुत्र है। प्रशासन और पुलिस में इनकी गहरी पैठ है। थोड़ी देर बाद रोनी के 4 गुंडे वहां आ गए, जिनके हाथों में पिस्तौल थी। चलो, भाई बुला रहे हैं तुम तीनों को। तुम्हारा भाई क्या हमारा बॉस है जो बुला रहा है? कह दो उससे हम नहीं आएंगे। वहां बैठी लड़कियां और अन्य लोग घबराकर होटल से जाना चाहते थे, लेकिन बदमाशों ने पहले ही सारे गेट बंद कर दिए थे। चलो, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाएंगे। ये कहकर उनमें से एक तगड़े से गुंडे ने कोने में बैठी लड़की का हाथ खींचकर मंच की ओर चल दिया। पुष्पेंद्र को खामोश देखकर अनुराग ने अपनी पूरी ताकत से एक घूसा उस गुंडे के मुंह पर जड़ दिया। वो चारों खाने चित जाकर गिरा। उन बदमाशों ने तुरंत अनुराग की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर कहा, साले, चलो नहीं तो भेजा उड़ा देंगे। पुष्पेंद्र जो अब तक चुप था, उसने कहा, इतने लोग बैठे हैं, इनके सामने क्या तू गोली चला सकता है? अच्छा, तू पहले हमें गोली चला कर दिखा। सब अपने हाथ में मोबाइल निकाल लो और इस बदमाश का लाइव टेलीकास्ट करो। पुष्पेंद्र की बात सुनकर सब लड़कियों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और बदमाश का वीडियो बनाने लगी। बदमाश दांत दिखाता हुआ चुपचाप खड़ा हो गया। क्यों, क्या हुआ? चल, हम उससे नहीं डरते, हम तेरे साथ चल रहे हैं। अनुराग, चल देखें क्या कह रहा है रोनी। मंच पर पहुंचने पर पुष्पेंद्र ने रोनी को अपना आई कार्ड दिखाया और कहा, जाने दो रोनी, क्यों इस छोटी सी बात पर झगड़ा करना है? मेरे मित्र अनुराग को तेरे विषय में पता नहीं था। रोनी ने पुष्पेंद्र के हाथ से लेकर उसका आई कार्ड फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और कहा, मुझ पर पुलिस का रौब दिखाता है? तेरे लिए होगी छोटी सी बात। जब तक तेरा मित्र माइक पर हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता, तब तक बात खत्म नहीं होगी। और आज मैं तेरे साथ आई लड़की के साथ मंच पर डांस करूंगा। बोल, मंजूर है? चल, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं माफी मांग लेता हूं, पर मेरा मित्र
अनुराग तुझसे हरगिज माफी नहीं मांगी, क्योंकि उसने कोई गलती करी ही नहीं है। रोनी ने पुष्पेंद्र का गिरेबान पकड़ लिया। साले, आज तुम बिना पिटे बाज नहीं आओगे। मारो सालों को। मंच पर लड़ाई होने लगी। वो लोग 5 थे, फिर भी पुष्पेंद्र और अनुराग उन पर भारी पड़ रहे थे। अचानक ही लड़ते लड़ते पुष्पेंद्र और रोनी मंच के किनारे पर आ गए। पुष्पेंद्र ने एक तेज घुसा रोनी के जबड़े पर मारा। रोनी पीछे को हुआ लेकिन बैलेंस नहीं बना पाया और मंच से नीचे जा गिरा। उसका सिर मंच पर चढ़ने वाली सीढ़ियों से टकरा गया और वो चीख मारकर छटपटाने लगा। सब लोग लड़ाई छोड़कर नीचे की ओर भागे। गेट पर पुलिस आ गई थी। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस मंगवाई और गेट खोलकर पुलिस को अंदर आने दिया। एम्बुलेंस आने से पहले ही रोनी का तड़प तड़प कर दम निकल गया। पुलिस वाले पुष्पेंद्र को पहचान गए और पूरा मामला पता होने पर एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, सर ये क्या कर दिया आपने? ये तो मर गया। जानते हो ना आप ये सरमीजिया ग्रुप के चेयरमैन जिग्ना का बेटा है। हाँ जानता हूँ, लेकिन गलती हमारी नहीं थी। यही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और हमसे लड़ने लगा। लड़ते लड़ते इसका बैलेंस लूज हो गया और ये मंच से नीचे गिर गया। ये महज एक एक्सीडेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पुलिस ने रोनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सबको कोतवाली ले आए। पुष्पेंद्र ने अनुराग को दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं पुष्पेंद्र, मैं इस बात से दुखी हूँ कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। बेकार की बातें मतलब अपने दिमाग में, तेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ है। पुष्पेंद्र को सारे अधिकारी पहचानते थे और ये भी जानते थे कि रोनी कितना बड़ा गुंडा था और कैसे उसने शराफत से रह रहे लोगों का जीना दूभर कर रखा था। एसपी ने पुष्पेंद्र से कहा, वैसे तो तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन रोनी का बाप जिग्ना बहुत खतरनाक इंसान है। सरकार में उसकी बहुत चलती है। अब सब कुछ उसके रुख पर निर्भर करेगा। अभी मैं तुम लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहा। जिग्ना क्या एफआईआर लिखाता है, तुम लोगों के खिलाफ एक्शन उस एफआईआर पर निर्भर करेगा। इतने तुम लोग वेटिंग रूम में जाकर चाय पी लो। अनुराग ने पुष्पेंद्र से पूछा, क्या तुमने जिग्ना को कभी देखा है? किस प्रकार का आदमी है वो? यार अनुराग, सही बात तो यह है कि मैंने आज तक जिग्ना को नहीं देखा, बस नाम सुना है। काफी देर बाद आकर एक कांस्टेबल ने कहा, चलिए, जिग्ना साहब आपको बुला रहे हैं। पुष्पेंद्र ने कांस्टेबल से कहा, यार तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, एक अपराधी को साहब कहकर संबोधित कर रहे हो। चलो देखते हैं तुम्हारे जिग्ना को भी। दूर से जिग्ना को देखकर पुष्पेंद्र की हंसी छूट गई। उसने कहा, अबे साले, ये क्या चीज है? जिग्ना है या हाथी का बच्चा? ये तो हमारे ऊपर गिर भी गया तो भी हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। चुप कर पुष्पेंद्र के बच्चे, कभी तो स्थिति की गंभीरता को समझा कर। जिग्ना इतना भारी भरकम था कि वो किसी भी दशा में एक कुर्सी पर तो आ ही नहीं सकता था, इसलिए उसे एक सोफे पर बैठाया गया था। जिग्ना के सामने दोनों ने अभिनय करते हुए कहा, जिग्ना अंकल, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। रोनी ही हम लोगों से लड़ाई कर रहा था। पुलिस कमिश्नर की लड़की को छेड़ रहा था। लड़ते लड़ते रोनी भैया का बैलेंस लूज हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जिग्ना अंकल। मैं जानता हूं, और मुझे मेरे आदमियों ने सब कुछ बता दिया है। वो इतना ताकतवर था कि तुम दोनों को मसल कर रख सकता था। दरअसल एसपी साहब, ये महज एक एक्सीडेंट था। जाने दीजिए इन दोनों को, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे कोई एफआईआर नहीं दिखानी। अनुराग और पुष्पेंद्र एक दूसरे को भौचक्के होकर देख रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जिग्ना के पैर पकड़कर कहने लगे, जिग्ना अंकल, आप महान हैं, आप देवता हैं, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। एसपी साहब ने कहा, श्योर जिग्ना जी, आपको कोई एफआईआर नहीं लिखवानी। ठीक है, इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र और अनुराग, आप लोग जा सकते हैं। पुष्पेंद्र, तुम कल ड्यूटी ज्वाइन कर लेना।
अरे यार, देर आए दुरुस्त आए, बड़े सस्ते में छूट गए। जिगना ने तो बाजी ही पलट दी। तू सही कह रहा है, चाहे रात के हो चाहे सुबह के, सपने तो बस सपने होते हैं। चल यार, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को है। इतना खुश मत हो पुष्पेंद्र। मैंने जिग्ना की आंखों में बहुत कुछ देखा है। अपने बेटे के लिए प्यार और तड़प, और हमारे लिए गुस्सा और रिवेंज। घर आकर अनुराग ने देखा कि उसकी बहन पूजा एक स्लिप छोड़ गई थी, जिस पर लिखा था, मैं पुष्पेंद्र भैया की मामी जी के साथ मॉल जा रही हूँ। हम लोग पिक्चर देखकर 4 बजे तक लौटेंगे। लेकिन पूजा शाम 6 बजे तक भी नहीं लौट कर आई। अनुराग को थोड़ी चिंता हुई और उसने पुष्पेंद्र को फोन लगाया। यार पप्पू, पूजा अभी तक घर नहीं आई है। तेरी मामी घर आ गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई। महीनों बाद माल में घूमने गई हैं। आ जाएंगी, तू चिंता मत कर। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। क्यों ना हम लोग भी मॉल चलें? आज के गंभीर वातावरण से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, आजा, मैं तो तैयार ही हूँ। पुष्पेंद्र तैयार होकर 8 बजे अनुराग के घर पहुंच गया, लेकिन अभी तक पूजा और मामी नहीं आई थी। अनुराग ने कहा, यार पूजा इतना लेट तो कभी नहीं करती। मुझे थोड़ी शंका हो रही है। उसी समय पुष्पेंद्र के फोन पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। पूजा और मामी हमारे कब्जे में है। अगर उनसे मिलना चाहते हो तो तुरंत रीगल सिनेमा आ जाओ। अनुराग ने पूछा, क्या बात है पप्पू, परेशान क्यों है? किसका फोन था? कुछ नहीं है, हेडक्वार्टर बुलाया है मुझे। चल मैं भी साथ चलता हूँ, वहां से मॉल निकल जाएंगे। नहीं भैया, तू रहने दे, मैं अकेला जा रहा हूँ। दरअसल पुष्पेंद्र समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अनुराग को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। तू सरासर झूठ बोल रहा है पुष्पेंद्र। बता किसका फोन था। मुझे फेस रीडिंग करनी आती है। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है कि मामी और पूजा के साथ कुछ अनहोनी घटी है। शायद उनका अपहरण कर लिया गया है। मुझे अकेले ही जाने दे। पागल है क्या? चल मैं भी चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जिग्ना का ही काम हो सकता है। बहुत कमीना आदमी है वो। अनुराग और पुष्पेंद्र रीगल सिनेमा आ गए। कुछ देर बाद 2-3 बदमाश से लोग उनके पास आए और उनमें से एक ने कहा, इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र, चलो हमारे साथ। वो लोग उन्हें कुछ दूर खड़ी एक पिकअप में बिठाने लगे। अनुराग ने कहा, अबे कहाँ ले जा रहे हो हमें? जिग्ना के पास? चुपचाप चलो, सब पता चल जाएगा। फिर वो लोग उनके चेहरे पर नकाब लगाने लगे। पुष्पेंद्र ने कहा, अबे क्या कर रहे हो? हमें बुर्का नशीम बना रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। मामी और पूजा से मिलना है या उनकी डेड बॉडी देखनी है? देखनी तो है, पर उनकी नहीं, तुम लोगों की। वो लोग उन्हें एक हॉल में ले आए और उनके चेहरे से नकाब हटा दी। दोनों ने देखा मामी और पूजा एक 4x4 के कैदखाने में बंद थे। कुछ दूरी पर एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा जिग्ना सिगार पी रहा था। मामी ने उन लोगों को देखकर कहा, बेटा, यह लोग जबरदस्ती हमें पिक्चर हॉल से उठाकर ले आए हैं। पुष्पेंद्र ने झल्लाते हुए कहा, पिक्चर भी पूरी नहीं देखने दी? अरे ऐसी भी क्या जल्दी थी? जब आप लोगों को मेरे सपने के विषय में पता था तो कुछ दिनों रुक जाना चाहिए था। फिर पुष्पेंद्र ने जिग्ना से कहा, अंकल पायलागी, धन्यवाद, आपके लोग इन्हें यहाँ ले आए। अब अपने लोगों से कहिए इन्हें जाने दे। आफ्टर ऑल इन्हें रात का खाना भी तो बनाना है। इन्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी डेड बॉडी लेकर कौन जाएगा? क्या समझा था तुमने कि जिग्ना ने अपने बेटे की मौत को भुला दिया? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करना नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? तुम लोग को 7-8 साल की सजा हो जाती, या ये भी हो सकता था कि साक्ष्य के अभाव में तुम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता। ये रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था।
मैं यहाँ तुम्हारी जमकर खातिर करूंगा। पुष्पेंद्र बीच में टोकता हुआ बोल उठा। अंकल, सफेद रसगुल्ले जरूर मंगाइएगा। अनुराग और पूजा दोनों को बहुत पसंद है। मंगा लूंगा, लेकिन अनुराग अब रसगुल्ले अगले जन्म में ही खाएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे तुम दोनों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। पुष्पेंद्र अनुराग से धीरे से बोला। साला ऐसे कह रहा है जैसे 12 बजे का मुहूर्त निकलवा रखा हो। अनुराग, अभी हम दोनों के हाथ खुले हुए हैं, क्यों ना एक ट्राई करके देखें, मारे सालों को। दोनों ने गुंडों पर धावा बोल दिया। एक बार को लगा कि वह जंग जीती जाएंगे, लेकिन दुश्मन काफी ताकत में थे। अनुराग और पुष्पेंद्र को उन्होंने पकड़ लिया। जिगना ने कहा, अब इन दोनों को उल्टा लटका दो। दोनों को उल्टा लटका दिया गया। अब कैसा लग रहा है? अंकल, आप लोग उल्टे दिखाई दे रहे हैं। चुप रहो, ज्यादा बकवास मत लगाओ। शेरा, अब इनकी खाल खींच लो। पूजा और मामी चीख रहे थे, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, मत मारो इन्हें, छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? ये मेरे बेटे के हत्यारे हैं। इनको ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी शर्मिंदा हो जाएगी। अब इन्हें सीधा करके सामने बांध दो और 10 गज की दूरी से इन पर इतनी गोलियां बरसाओ कि इनके शरीर छिलने हो जाए। अनुराग और पुष्पेंद्र को बांध दिया गया और उनके सामने 2 शूटर एसॉल्ट राइफल्स लेकर उनका निशाना बनाने लगे। दोनों घायल थे, लेकिन ऐसे में भी पुष्पेंद्र कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। उसने अनुराग से कहा, बस अनुराग, यहीं तक मैंने सपना देखा था। देखा, मेरा सपना सच हुआ ना। इसलिए तुझे कह रहा था कि कुछ दिनों मेरे साथ मत रह, पर तू की माना ही नहीं। अब भुगत। मामी और पूजा शोर मचा रही थी, मत मारो इन्हें, मत मारो। जिगना ने टाइम देखते हुए कहा, जैसे ही मैं फायर कहूं, इन दोनों को छलनी कर देना। पुष्पेंद्र ने देखा उनसे कुछ दूर एक पिस्तौल जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत कोशिश करके भी वो उस पिस्तौल तक नहीं पहुंच सकता था। ये देखकर जिगना हंसते हुए बोला, पिस्तौल चाहिए? कोशिश कर ले बेटा, अभी भी तेरे पास 15 सेकेंड है। पुष्पेंद्र और अनुराग ने अपने आप को इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया था। उधर मामी और पूजा के आंसू नहीं थम रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल के टुकड़ों को आखिरी बार देख रहे हैं। पुष्पेंद्र अनुराग की ओर मुड़ा और बोला, इस जिंदगी में तुझ जैसे दोस्त के साथ मर रहा हूं, यही मेरे लिए खुशी की बात है। जिगना हंसता हुआ अपनी घड़ी देख रहा था। काउंट डाउन स्टार्ट। 1 2 3। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका अनुराग और पप्पू को अंदाज ही नहीं था। एक तीव्र हवा सी बहने लगी और एक अदृश्य शक्ति चुपके से अनुराग और पुष्पेंद्र के बंधन खोलने लगी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पुष्पेंद्र देखा अनुराग की आंखों में आंसू थे। फिर जमीन पर पड़ी पिस्तौल चुपके से सरकती हुई पुष्पेंद्र के पास आकर रुक गई। उधर जिगना अपनी धुन में काउंट डाउन कर रहा था। 6 7 8। अनुराग और पप्पू ने एक दूसरे को देखा। राइट एंड लेफ्ट। समझ गया ना? जिगना अब अपने काउंट डाउन के अंत में आ गया था। 10 एंड फायर। इससे पहले बदमाश फायर शुरू कर पाते, पप्पू राइट साइड को कूद गया और पिस्तौल से उन पर फायर करने लगा। उधर अनुराग लेफ्ट साइड पर खड़े होकर बदमाश पर कूदा और एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों ने कई बदमाशों को ढेर कर दिया। पप्पू बंदूक चला रहा था और अनुराग लात और घूंसे से। आनंद फानन में अनुराग ने पूजा और मामी को भी रिहा कर दिया। बाजी पलटती देखकर जिगना ने वहां से भागने की कोशिश की। तभी पूजा ने उसके आगे अपनी टांग अड़ा दी।
जिस पर फिसलकर वो मुंह के बल गिरा। हाथी जितना मोटा जिगना गिरकर उठ पाने में असमर्थ था। पुष्पेंद्र और अनुराग ने जाकर जिगना को 2 और थप्पड़ मारते हुए कहा, क्यों अंकल, मजा आ रहा है ना? पुलिस तो न जाने कब से तेरे इस अड्डे की तलाश कर रही थी। मुझे लगता है कि तेरे इस अड्डे पर हर तरह का अवैध कारोबार होता है। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब तू जिंदगी भर जेल की हवा खाए। जिगना के इस अड्डे से पुलिस को भारी मात्रा में चरस, गांजा, अफीम और ढेर सारी करेंसी बरामद हुई। पुलिस कमिश्नर कपूर ने पुष्पेंद्र अनुराग की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। इस डिपार्टमेंट को तुम पर गर्व है। पुष्पेंद्र ने धीरे से चुटकी लेते हुए अनुराग से कहा, यार, हमने तो कुछ भी नहीं किया। खामखा हमें क्रेडिट दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने पुष्पेंद्र से कहा, जाओ, तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट को जबरदस्त कामयाबी दिलवाई है। घर आकर पुष्पेंद्र ने अनुराग से पूछा, यार, वो कैसी अदृश्य ताकत थी जिसने हमारी मदद की? तू समझ नहीं पाया? मैं तो उसकी महक से ही पहचान गया था। कहते हुए अनुराग ने अपना बटुआ निकाला। उसमें दामिनी की फोटो थी, वही दामिनी जो कुछ साल पहले अपने शादी के दिन सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। अनुराग की आंखों में आंसू थे। क्या? कब से अनुराग? कब से तू दामिनी से प्यार करता था और कभी हमें बताया भी नहीं? बस यार, ये तो याद नहीं कब से प्यार करता था। शायद हमेशा से ही। और जाने क्यों हमेशा लगता था कि उसे बताने का सही वक्त नहीं आया। और देखते ही देखते उसकी शादी का दिन भी आ गया। अगर उस दिन मैं उसकी शादी में गया होता तो उसे बचा लेता यार। कहते हुए अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगे। बस मेरे यार, अपने आप को इतना टॉर्चर मत कर। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और फिर से दामिनी की महक हवा में फैल गई। पुष्पेंद्र अनुराग आंखें बंद करके दामिनी का नमन करने लगे, उसको याद करने लगे। तेरे आने की आस है ए दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है, ये रात क्यों डराती है, तू कहीं नहीं है मगर ऐसा क्यों लगता है हमें कि तू यहीं आसपास है ए दोस्त। हमारी कहानियाँ अगर आपका मनोरंजन करती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।